जाते जाते उसने मुझको बता दिया था कि ट्रांसमीटर पर उस रास्ते के लिए C1 के बजाय सी किंग का नाम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उर्दी तंजीम के अंदरूनी राजों में शुमार होती थी और मैं जिस किसी को भी दोहरी फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसमीटर देता वो हमारी गुफ्तगू सुनकर उस राज से वाकिफियत रख सकता था। उसके चले जाने के बाद मैंने सामान वाले कमरे की चाबी बुच्चे से निकालकर अपनी तहवील में दी और नशिस्त ग्लास से पिस्तौल उठाकर बत्तियां बुझाता वो इमारत से बाहर आ गया। आसिमर मैंने इमारत को पहने की तरह मकफिल करके चाबियां दोबारा किट्टस के गमले में दबा दी थी, लेकिन मैं जीवा हाउस को जहांगीर के हवाले करने के बजाय अपने ठिकाने में तब्दील करने की इम्कानात पर गौर कर रहा था। रात 9 बजे के करीब जहांगीर को जीवा हाउस में माल वसूल करना था, लेकिन उस राब्ते का वक्त 8 और 8:15 के दरमियान था। वक्त को उस तयन का ख्याल आती ही मेरा ज़हन सलमा की तरफ भटक गया। वो जिसका रवैया याद आया जो उसने पिछली रात मेरे साथ इख्तियार किया था। जहांगीर की मौजूदगी में वह हमेशा मुझे तनवीर भाई कहती थी और उसका रवैया भी मुदाफ आना सा होता था, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में वह हमेशा खुलकर निगाहें जार करके बात करती थी। वो जिसका पिछली रात का रवैया याद आया जब मैं पेट में दर्द का बहाना करके सोफे से उठा तो लहजा भर के लिए उसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई थी। शायद उसे ख्याल हुआ हो कि मैं उसकी तरफ पेशकदमी करूंगा, लेकिन मुझे फरार पर आमादा पाकर उसके चेहरे पर मायूसी फैलती थी। वहां मसला ये था कि उन दोनों के दरमियान एतमाद का फुकदान था। जहांगीर ने अपना असल रूप सलमा और उसके घर वालों से पोशीदा रखकर उसे अपनाया था। सलमा सिर्फ उस कदर जानती थी कि जहांगीर एक औसत दर्जे की टेक्सटाइल फैक्ट्री का मालिक है और वो अपनी असल सरगर्मियों का राल बरकरार रखने की कोशिश में अपने और सलमा के दरमियान अजनबियत के एक खलीज को परवान चढ़ा रहा था। उन हालात में अगर सलमा के जहन में अपनी निस्वानी अना की तस्कीन की खातिर कोई गिरा पैदा हो रही थी तो वो इतनी कसूरवार नहीं थी। उसके कुछ रवि में जहांगीर बराबर का जिम्मेदार होता, लेकिन मैफली और गजाला की दोस्ती का वो अंजाम होते नहीं देखना चाहता था। काफी सोच विचार के बाद मैंने फिलहाल हालात को अपने दहारे में बेहता छोड़ देने का फैसला कर दिया था। उसके साथ ही मुनासिब वक्तान पर गजाला को अपनी जात को पोशीदा गोशों से भी आगाह करना चाहता था ताकि हमारे दरमियान कभी कोई गलतफहमी जन्म न ले सके। वालविला ने बुलंद आहंग में 8 बजने का ऐलान किया तो मैंने अपरेटस ऑन करके उसे सुर्ख रोशनी वाली फ्रिक्वेंसी पर सेट किया और D2 पे लिए पैगाम बेशर करने लगा। जहांगीर की तरफ से फौरन एक जवाब नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही पस मंजर में किसी कार के इंजन का धीमा शोर भी रिसीवर पर सुनाई दे रहा था, जिसका मतलब था कि उस वक्त वो शहर के किसी वीरान इलाके में ड्राइविंग कर रहा था। तुम्हारी कार इस वक्त जहाँ भी है, मैं उसका रुख जीवा हाउस की तरफ मोड़ लो। मैंने भारी आवाज में कहा, ठीक 9 बजे वहां माल पहुंचने वाला है। उसकी वसूली के बाद तुम फौरन वापस लौटाओगे। ओवर। शायद आपको इल्म ना हो सर। जहांगीर की आवाज से हिचकिचाहट का इजहार हो रहा था। बीफोर ने कल सुबह 9 बजे तक हर एक को जीवा हाउस से दूर रहने का हुक्म दिया हुआ है। वैसे आपके हुक्म की तामीर की इजाजत। ओवर। ट्रांसमीटर पर उसकी बात दरमियान से काटना नामुमकिन था। पर्दा पर उसे फिक्रा मुकम्मल भी करना नहीं था। मुझे सब मालूम है। मैं दुरुस्त लहजा में बोला, तो वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जीवा हाउस में 3 नंबर कमरा अब शिजर ममदूक है। हर एक उससे दूर रहेगा। गुच्छे से उस कमरे की चाबी निकाल ली गई है। वो सदाए से नराव की सजा बहुत भयानक होगी। ओवर। ओके सर। ओवर। जहांगीर की आवाज से थकान का इजहार होने लगा था। डैनी के बारे में पुरानी हदायत अब बरकरार नहीं रही। उसे हस्बे जरूरत राब्ता कायम किया जा सकता है, लेकिन जो काम उसे मुलव्वस किए बगैर हो सकता है उसमें डैनी को जाने की जरूरत नहीं। मैं उसे एक अहम काम में इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिसमें खास खतरात होंगे। पालियल ज़हन देकर वो मेरे लिए मुफीद साबित होगा। न सिर्फ उसे ले डूबेगी बल्कि हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ओवर। उसके आदमी फिलहाल मेरे नादर को सौंपे हुए हैं, उनका क्या करना होगा। ओवर। अहमद यार और टाइगर को संभालना नादर के लिए दुश्वार नहीं होगा। मामलात कुछ सूबे से चलते ही है, तो उसी तरह चलने दो। डैनी को यह अंदाजा नहीं होना चाहिए कि उसे किसी खतरनाक मौका के लिए पाला जा रहा है। ओवर एडाल। सिलसिला वो कतई करते ही मफूद वफूद मुस्कुरा दिया। अपने बारे में ऐसी हदायत दागे करने का मकसद ये था कि जहांगीर को मेरे बारे में कोई शुबा ना हो सके, लेकिन मुझे अंदेशा था कि तारिक की कत्ल के बाद अपने खौफ के बायस मेरी हदायत उसे बहुत संगीन महसूस हुई होगी। वो समझ रहा होगा कि तारिक के बाद अब मेरी बारी आने वाली थी। जिस काम का आगाज मुझे करना था उसमें दाखिर मुनासिब नहीं थी। मेरे कराची का जो नंबर मौजूद था वो मैंने सिकंदरली की डायरी ही में से लिया था और उस नंबर से पहले एक हिंसा डाइस था, यानी मेरे हिसाब से वो नंबर C1 था होना चाहिए था। मैंने धड़कते दिल के साथ वो नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ चंद सेकंड तक घंटी बजती रही और आखिरकार रिसीवर उठा लिया गया। लेकिन रिसीवर पर निस्वारी आवाज सुनकर मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। अगर मैं को बात के बगैर सिलसिला मुनकदे कर देता तो बोलने वाली चेक में पड़ जाती। लिहाजा मैंने आवाज बदल कर नरमी से सवाल किया, शैला घर पर मौजूद है? जी नहीं, यहाँ कोई शैला नहीं रहती। दूसरी तरफ से कहकर सिलसिला मुनकदे कर दिया था और मैंने भी एक गहरा सांस लेकर रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। अब मेरे लिए एक ही रास्ता बाकी रह गया था। इन नंबरों की तरतीब से शाया होने वाली टेलीफोन डायरेक्टरी से उस मशकूक नंबर का पता देकर मकान की निगरानी करूं, ताकि उसके बारे में शुबहात की तस्दीक या तरदीद के बाद ये फैसला कर सकूं कि दूसरे नंबरों पर सर कबाना सूदमंद साबित होगा
या महज वक्त की बर्बादी साबित होगा। मैं घर से दफ्तर के लिए रवाना हुआ तो कश्मीर रोड पर घूमते ही एक गली से सब्ज रंग की डांसन नमदार हुई और मेरे पीछे गोली। अकुम्मा आईने भी उसके अक्स को मैंने खास अहमियत नहीं दी, क्योंकि मेरे उसके दरमियान 3 ताड़ियां हायल थी और सुबह के औकात में उस सड़क पर हर लम्हे खासा ट्रैफिक रवा रहता था। लेकिन मैं उस दिन घर से कुछ अहम फैसले करके निकला था, लिहाजा अपनी मंजिल का रुख करने से पहले ये यकीन करना चाहता था कि कोई मेरा ताक़ुब न कर रहा हो। चुराहे पर आकर मैंने दाहिने हाथ पर घूमने के बजाय अपनी कार सीधे रास्ते पर रखी। 2 गाड़ियां दाहिनी तरफ मुड़ गई, लेकिन स्याह कार और डांसन बदस्तूर मेरे पीछे लगी रही। शाहराह कायदीन के चौराहे से स्याह कार दाहिनी तरफ घूम गई, मगर मैंने बाएं मुंह का इंतखाब किया और शाहराह कायदीन पर डग रोड की तरफ हो लिया। सब्ज कार की रफ्तार धीमी हुई, फिर सीधी होने वाली चंद गाड़ियों को रास्ता देने के बाद वो भी उसी तरफ हो ली और वह ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। सिर्फ डांसन मेरी निगाह में आ चुकी थी, मगर मैं ताक़ुब करने वाले को होशियार करना नहीं चाहता था। लिहाजा मैंने अभी चौराहे से कार दोबारा बाएं तरफ अपने घर जाने वाले रास्ते पर घुमा ली, ताकि ताक़ुब करने वाला उस गलतफहमी में मुबतला रही कि मैं रास्ते में कोई भूली हुई चीज लेने या काम निपटाने के लिए घर वापस जा रहा हूँ। चौराहे से गुजरने के बाद सम डांसन चंद लम्हों तक अकब नुमाइंदे में नजर आती रही और फिर अचानक दाहिनी समत की किसी थैली में गायब हो गई। उसके ड्राइवर भी तवक्कुह के मुताबिक अमल कर रहा था, मगर उस वक्त मैं उसे दाज देकर निकलने के बजाय सिर्फ ये देखना चाहता था कि किस कार में मेरा ताक़ुब किया जा रहा था, ताकि वक्त ज़रूरत मैं उस पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकूं। घर पहुंचकर मैंने बिला किसी जरूरत चंद मिनट अपने कमरे में गुजारे, ताकि ताक़ुब करने वाले के साथ ही मुलाजमीन के पुरतजस्सुस ज़हनों में मेरी खिलाफ तवक्कुह वापसी का कोई चवाज न समा सके। फिर पुरस्कून अंदाज में कश्मीर रोड के रास्ते अपनी फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया। सफदानसन उस बार भी ट्रैफिक के हजूम की आड़ में पीछे लगी हुई थी। मुझे आगे मोड़ घूमते देखकर जब सब्जदानसन वाले को यकीन हो गया कि मैं दफ्तर जा रहा था, तो वो अपनी कार तेज रफ्तारी से सीधी लेकर चला गया। दफ्तर पर रोजमर्रा के मामूलात की मसरूफियात में मुश्किल 1 घंटा सर्फ हुआ और मैं फोन पर उस रोज के लिए तयशुदा 2-3 कारोबारी मुलाकातों के बारे में मुआज़त करके दफ्तर से रवाना हो गया। इस बार वही निगाहें मुस्तकिल अकम नुमा आईने पर जमी थी, लेकिन सब्जदानसन का कहीं पता नहीं था। मैं निस्बतन गैर मारूफ रास्तों से गुजरते हुए काफी देर तक शहर में ड्राइविंग करता रहा, लेकिन किसी भी ऐसी गाड़ी को नोट करने में कामयाब नहीं हो सका जिस पर ताक़ुब का शुबा किया जा सकता था। उस तरह से मुतमिद होने के बाद बर्फ रफ्तारी से मलेर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ गैराज की आड़ में मेरा एक पुराना दोस्त चोरी की गाड़ियों को ऊने पोनी खरीद कर पूरे दामों में फरोख्त करने का धंधा करता था। शादी का काम बज़ाहिर बहुत खतरनाक था, लेकिन अपनी चालाकियों के सहारे उसने उसे एक फन में तब्दील कर दिया था। शेरशाह में जहाँ कबाड़ी गाड़ियां खोलकर पुर्जों की शक्ल में फरोख्त करते थे, वहीं हादसों में तबाह होने वाली गाड़ी अपनी आखिरी रसूमात के लिए आती थी और सादिक एतमाद के आदमियों से ऐसी गाड़ियों की किताब, रजिस्ट्रेशन प्लेटें और कार के ढांचे वगैरह पर नस्ब दूसरी शनाख्ती प्लेटें भारी दामों पर खरीद लेता था। दूसरी तरफ चोर बाजार में भी उसके गहरे रवाबत थे। वो तकरीबन उसी माड़ी की कोई चोरी की कार खरीदता और वर्कशॉप की अकवी शेड में कार की नंबर प्लेटें उतार कर रंग तब्दील किया जाता और शेरशाह से खरीदी हुई नंबर प्लेटों के सहारे बाकी काम इत्मीनान से पूरा किया जाता। चेसिस की नंबर प्लेट महारत से बदल दी जाती। अगर इंजन पर भी नंबर प्लेट होती तो बड़ी आसानी से असल की जगह दूसरी लगा दी जाती। पर्दा ब्लॉक के साथ ढला हुआ नंबर ग्राइडर से उड़ाकर शेरशाह से खरीदी हुई किताब के मुताबिक दूसरा नंबर डाला जाता और इंजन को आला किस्म के स्प्रे पेंट का उसल देने के बाद कार डंकी की चोट पर बाजार के दामों फरोख्त के लिए तैयार हो जाती। सादिक चूंकि बुनियादी तौर पर जायम की दुनिया का आदमी था, लिहाजा दूसरों के काम भी आता था। चोरी की कारों की नंबर प्लेटें वो बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखता था और फिर किसी जरूरतमंद को 2-4 आधार में बेच देता था। शहर में कई वारदातें ऐसी हुई, कई शाहिदों ने पुलिस को मुजरमों की कार के नंबर बताए जो तफ्तीश के बाद किसी मजरूका कार के साबित हुए, लेकिन मुजरमों के कार के रंग और मॉडल से लेकर साथ तब जो भी क्वाइफ चशमदीद गवाहों से मिले वो मसरूका कार से बिल्कुल मुख्तलिफ थे और मैं भी अपनी मुहिम में यही तरकीब आजमाना चाहता था। मुझे देखकर सादिक बहुत तबाक से मिला। उससे मेरी दोस्ती नई नहीं थी। वो मेरा पुराना लाहौरी यार था और दूसरे हम पेशा लोगों के मुकाबले में ज्यादा ही लिहाज करता था। उसे दुख था तो बस इस बात का कि मैंने प्लास्टिक तख्ती लगाने के बाद वेल्थ किस्म के धंधों से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। उसे ये नहीं मालूम था कि जैसे एक बार हराम की आमदनी का चस्का लग जाए वो मरते दम तक बरकरार रहता है। ना ही मैंने कभी उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, क्योंकि नेक नामी थी नकाब ओढ़कर कानून सीखने में लुत्फ कुछ और था। किसी मजूबा कार के नंबर प्लेटों के बारे में मेरा इस्तफसार सुनकर वो चौंका था। खैर तो है राजा जी, क्या इरादे हैं? वो लाड में हमेशा मुझे राजा जी ये कहा करता था, लेकिन उस वक्त सादिक की जुबान से वो अल्फाज सुनकर बेइख्तियार मेरे जहन में राजा सिकंदर अली का मतीन और वजीह चेहरा उभर आया। जरा टेढ़ा मामला है, मेरे राजा लहजे में उसे बताया। यूं समझ लो कि बढ़कर वार न किया तो खुद मारा चाहूंगा।
इस हद तक उसे अतमाद व लेदा जरूर था, क्योंकि किसी वारदात के हवाले से मसलूका कार के नंबर मंजरियाम पर आते तो वो मामला की तह तक पहुंच जाता और फिर मेरी तरफ से उसके दिल में ऐसा मैल आता कि मेरे लिए उसकी तलाफी दुश्वार हो जाती। वहां के गुड़ का सोच बढ़ गया। फिर चंद सानियों की खामोशी के बाद वो बोला पेशावर की फोर्ड फाल्कन की नंबर प्लेट थी। 2 साल पुराना किस्सा है। वो प्लेटें शायद मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई थी, चलेंगी? निकाल दो जल्दी से, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो बैठो, मैं अभी 15 मिनट में लाता हूँ। वो बाई आंख दबा कर बोला, ऐसे गबले की चीजें मैं यहाँ नहीं रखता। जरा भी 19-20 हो गई तो पूरा शहर की चोरी का हिसाब देना पड़ जाएगा। फाइकन मिलने के बाद पेट्रोल की टंकी भरवाने के बाद मैंने डैशबोर्ड के हिस्से में माइलोमीटर से मुंसलिक के चेन अलग कर दी, ताकि मीटर से यह पता न चल सके कि मेरी तहवील में इस कार ने कितनी मुसाफत तय की है। उस इब्तदाई तैयारी के बाद मैंने एक 5 स्टार होटल में दिल खोई तरह अपने मैदे की दुआज़ें की और 3 बजे से जरा बहरे सुस्त रवि के साथ शहर से ठकठा के लिए रवाना हो गया। एडलैम्प की तेज रोशनी में सिकंदर फार्म का बोर्ड नुमाया चमक रहा था। नेशनल हाईवे पर सफर करते हुए मैंने अपनी मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। किराए की कार की असली नंबर प्लेटें मेरी सीट के नीचे पड़ी हुई थी और कार पर पेशावर की मसरूका फोर्ड फाल्कन के नंबर जगमगा रहे थे। मैं जब बड़ी हुई सूती टोपी मुंडी हुई थी, आंखों पर बड़े फरेब वाली तारीफ शीशों की ऐरत जमी हुई थी और नथनों में मुड़े हुए तारों के जरिए घनी मोचे फंसी हुई थी, जिनका लम्स मुझे अपनी ऊपरी होठ पर गिरा गुजर रहा था। इफ्जमा तुकत्तम के लिए उसे बर्दाश्त करना सुनी था। सर्जिकल दस्ताने मैंने पहले ही हाथों पर चढ़ा लिए थे और पस्तूर ब्रीफकेस से निकालकर अपनी जेब में मुंतकी कर चुका था। सिकंदर फार्म देर तवक्कुओं के इल्म मुताबिक किसी बाकायदा हदबंदी से बड़ा एक खुला फ्रूट फार्म था, जहाँ किनारों पर कितार में लगे हुए पुराने दरख्तों से अहाते का काम लिया गया था और कच्चे रास्ते की इख्तिताम पर किसी फाटक या रुकावट से महरूम कुशादा रास्ता नजर आ रहा था, जो दरख्तों के दरमियान से होता हुआ अंदर तक चला गया था। कुरगुजार में कोई आबादी न होने की वजह से उस इलाके में फलों के बागात हर एतबार से महफूज थे, लिहाजा वहां हिफाजती अमले की भी ज्यादा जरूरत नहीं समझी गई थी। बलिकार बाग में जाने वाले रास्ते पर कुंबाई तो हेडलैम्प से गुल कर दिए, लेकिन दरख्तों की घने साये में राज करती हुई तारीकी में पार्किंग लाइट की रोशनी में सुस्त रवि से कार चलाने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई और वह किसी भी किस्म के मुदाखलत से दुचार हुए बगैर अंदरूनी हिस्से में बनी हुई उस नीम पुख्ता कार्टेज तक पहुंच गया, जहां पर की कमकमों की रोशनी नजर आ रही थी और फिजा में किसी जनरेटर का क्रफ्ट शोर कोई रहा था। मैं थान से उतरकर दरवाजा जाग कर रहा था कि बुसीदा कपड़ों में एक जवान सान आदमी इमारत के करीब ही किसी तुंज से नमूदार हुआ और मेरे करीब आकर ठहर गया। तार की मौजूदगी के बायस वो मुझसे मरऊब नजर आ रहा था और उस तौके पर खामोश खड़ा था कि मैं खुद ही बिला इस्तफसार उसे अपनी आवत मकसद से आगाह करूं। सिकंदर साहब कहाँ है? दरवाजा लाग कर भी चाबी मैं भी जेब में डालती ऊपर सुकून लहजे में उससे सवाल किया। अंदर आराम कर रहे हैं सही। उसे सिद्धि लबो लहजे में उर्दू बोलने की कोशिश करते हुए खुशामदाना अंदाज में कहा, नाम बताओ तो भी अंतर खबर कर देता हूँ, तुम ठहरो, मैं खुद ही अंदर जा रहा हूँ। मैंने उसे टटोलने वाली नजरों से देखते हुए कहा तो उसके बिछड़े पर तजब्जब के आसार उभर आए। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन अपनी बात की इब्तिदा करने के लिए उसे मुनासिब अल्फाज न मिल रहे हैं। उसने कुछ बोलने से पहले ही मैं बेपरवाना अंदाज में कार्टेज की तरफ बढ़ गया और वो बेचारदी के साथ वहीं खड़ा रह गया। कार्टेज की साख बिल्कुल सादा थी। मुख्तसर से बरामदे में पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला तो खुद को एक आरास्ता नशिस्त का भी चौकट पर पाया। उसे निकलते एक पतला सा रास्ता था जिसमें 3 दरवाजे थे। नुसरादारी में पहुंचा ही था कि अल्कोहल की तेज बू मेरे नथनों से टकराई और मैं दाहिना हाथ जेब में डालकर उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसकी जुरियों से रोशन लकीरें फूट रही थी। दरवाजा पुरानी तंज का था। मेरे एजाज से उस पर दबाव डाला, लेकिन अंदर से शायद कुंड जगी हुई थी। मैंने पलट कर देखा तो मैदान साफ था। बाहर मिलने वाला मुदादिम मेरे पीछे अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सका था। मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और दीवार से चिपक कर आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक निकाली। जवाब में अंदर से लड़खड़ाई हुई ख्वाबनाक आवाज उभरी जिसमें उससे का अंसर गालिब था। वो गानियों के साथ दस्तक देने वाले का नाम दरियाफ्त कर रहा था। मैंने जवाब देने के बजाय भरपूर दरवाजा बजाया। फोन लिए अंदर खटके की आवाज पैदा हुई। फिर मेरे कानों में तहय्युज़दा निस्वानी आवाज गूंजी, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है सेठ जी। बोलने वाली का लहजा बता रहा था कि वो ना मकामी थी और ना सिकंदर अली की सेक्रेटरी जिससे मैं एक रात गार्डन ईस्ट के मकान में नहायत तफसील से मुलाकात कर चुका था।